हेलो वेलकम एवरीवन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इस पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या इसका दूसरा नाम कहूँ तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है। यहाँ पे दो जीन के ऊपर बात होगी। पहले हो रही थी एक जीन सिर्फ हाइट के ऊपर, यहाँ पे दो जीन मतलब दो डिफरेंट जीन की बात होगी। उन जैसे कि मैं ले लूँ कि मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात क्या करूँगा, सीड शेप और सीड कलर, दो अलग अलग जीन होते हैं इसके लिए। तो मैंने क्या किया कि पी प्लांट लिया, मेंडल ने क्या किया कि एक पी प्लांट लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया। एक जो थे वो येलो और राउंड शेप के प्लांट थे, उनका सीड था, और जो दूसरे प्लांट के सीड थे वो ग्रीन और व्रिंकल्ड थे। जब इन्होंने इनका क्रॉस कराया तो इन्होंने क्रॉस कराया, उसका रिजल्ट जो आया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर, और जो राउंड शेप वो डोमिनेंट है व्रिंकल के ऊपर। व्रिंकल मतलब सुकड़ा से सब पुराना बेकार सा होता नहीं है, उसको लोग खाना पसंद नहीं करेंगे, वैसे सीड। तो जब इन्होंने इसके बीच में क्रॉस कराया तो रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अलग आए, थोड़े से अलग थे। रिजल्ट्स तो अलग ही थे, यहाँ पे दो अलग अलग जीन की बात हो रही थी, उनको कंबाइन करके उनका रिजल्ट आना था। तो उन्होंने क्या किया कि जो कैपिटल वाई वर्ड था वो येलो कलर की जीन के लिए दिया, और स्मॉल वाई था वो इन्होंने ग्रीन कलर की सीड के लिए दिया। कैपिटल वाई डोमिनेंट है, मतलब येलो कलर डोमिनेंट था। स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए दिया जो रिसेसिव था। और इन्होंने कैपिटल आर वर्ड इस्तेमाल किया राउंड के लिए जो डोमिनेंट था, स्मॉल आर इस्तेमाल किया व्रिंकल के लिए जो रिसेसिव था। और जो दो इन्होंने जीनोटाइप लिए थे पेरेंट के वो थे कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई। मतलब कैपिटल आर का मतलब क्या था, राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या था, येलो। स्मॉल आर, स्मॉल वाई मतलब व्रिंकल्ड ग्रीन। तो इन्होंने जो दो जीनोटाइप लिए थे वो ये थे। इनका जब क्रॉस कराया तो जो पहला रिजल्ट आया वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही था। क्या था, 3:1 उसी रेशियो में आया। ठीक है, 3:1 रेशियो में क्या किया इन्होंने, जो रिजल्ट आया था उसमें क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या जो F1 जनरेशन इसी रिजल्ट पे आई थी। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या था, राउंड था, और कैपिटल वाई क्या थी, बताइए कैपिटल वाई क्या था, येलो था। ठीक है, तो कैपिटल वाई, इसमें जो कैपिटल आर है वो अपने आप को डोमिनेंट मतलब दिखाएगा। तो सारे ही पेरेंट यहाँ पे जो थे वो इसी के थे। ठीक है, और जो रिजल्ट आया वो 3:1 था, सारे के सारे ही वो थे। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कराया, जो पहला रिजल्ट था राउंड येलो लिया, व्रिंकल्ड ग्रीन लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, जब क्रॉस कराया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, ये पूरा रिजल्ट है। अब आप बोलेंगे तो ये देखिए कैपिटल आर था, ये इन्होंने ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर लिया, यहाँ से कैपिटल वाई लिया, यहाँ से कैपिटल आर लिया, वहाँ से स्मॉल वाई लिया, यहाँ से स्मॉल आर लिया, वहाँ से कैपिटल वाई लिया, वहाँ से स्मॉल आर लिया, स्मॉल वाई लिया। इधर भी लिखा हो इधर भी लिखा, ये मेल है ये फीमेल है, क्रॉस कराई, पुनेट स्क्वायर है, ये मैंने आपको बताया था। और जो F2 जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:3:1 आया। याद रखिएगा, जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो 9:3:3:1 आया था F2 जनरेशन का। F1 तो सेम ही था। तो इसके बाद ही उन्होंने एक लॉ दे दिया, एक लॉ आया, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का था। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप येलो, राउंड येलो, व्रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड ग्रीन, इसका जो अपीयर हुआ था वो 9:3:3:1 में हुआ था। तो 9:3:3:1 जो था ये इसका क्या था, कॉम्बिनेशन किसका था, फिनोटाइप का रिजल्टेंट था। इसमें जो 9:3:3:1 का जो रेशियो था उसमें 9 थे राउंड येलो, 3 थे व्रिंकल्ड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, 1 था व्रिंकल्ड ग्रीन।
और इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 जीन का इस्तेमाल होता है, वो डाई हो गए, हाइब्रिड बनता है हाइब्रिड और क्रॉस ही। तो मेंडल ने इसको नाम दे दिया, मेंडल का ये सेकंड लॉ था, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइन इन अ हाइब्रिड, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ये जो पूरी गाथा यहाँ पे लिखी गई है वो इसी के बारे में लिखी गई है, ये जो 2 लाइन लिखी हुई है इसी के बारे में समझाई गई है। तो मैं बता दूँ कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब राउंड और ग्रीन, राउंड और व्रिंकल और ग्रीन और येलो, ये 2 अलग अलग जीन है, इन दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अगर प्लांट राउंड, मतलब सीड जो हो राउंड हो चाहे विंकल्ड हो, तो उसके कलर पे, उसके जो सीड का कलर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और वो प्लांट अगर जो सीड है वो चाहे ग्रीन निकले या येलो निकले, उससे उसके सीड के शेप पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ये जो कैपिटल आर है स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये एक दूसरे पे कोई असर नहीं डालते। मतलब अगर कोई प्लांट राउंड होगा तो वो यार ये ऐसा नहीं कर देगा कि वो उसको जो उसका सीड कोई अगर सीड राउंड होगा तो ये ऐसा नहीं करेगा कि उसके सीड का कलर येलो करा दे या उसके सीड का कलर क्या करा दे, ग्रीन करा दे। ये उनके जीन पे डिपेंड करता है इंडिविजुअली। तो 50% चांसेस होते हैं दोनों के, कैपिटल आर स्मॉल आर में से कोई एक आने की 50% चांसेस है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई के आने में से कोई 50% चांसेस है। ये इंडिपेंडेंटली आते हैं और सेग्रीगेट होकर मिक्स होते हैं और रिजल्ट आता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 25% की फ्रीक्वेंसी हो गई। टोटल आउटकम जो जीनोटाइप का आउटकम है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 गैमेट प्रोडक्शन का है, जिसमें से ये वाले रिजल्टेंट में से कैपिटल आर निकलेगा, स्मॉल आर निकलेगा, 50% चांसेस है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई निकलेगा, 50% चांसेस है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो शुरू होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस इस चैप्टर से आते हैं, वो अब इस पार्ट से आना शुरू होते हैं। अभी तक तो मेंडल ने जो बताया किया सब मेंडल का था यहाँ पे। अब मेंडल के वर्क के ऊपर लोगों का काम शुरू होगा। पहले बताएंगे कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल को क्या हुआ, उसके क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद बताऊँगा आपको कि उसके बाद साइंटिस्टों ने और क्या रिसर्च किया जेनेटिक्स के ऊपर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडल का काम जो था उसने 1865 में पब्लिश किया, और उसके काम के पब्लिश को बहुत ही बुरी तरीके से लोगों ने नकार दिया। उसका काम लोगों तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, किसी ने उसके काम को समझा ही नहीं टिल 1900। फर्स्ट टाइम 1990 तक लोगों जानते ही नहीं थे कि मेंडल ने क्या काम किया है। उसने 1865 में पब्लिश कर दिया था और अभी तक उसके वर्क कोई भी नहीं जानता। कुछ रीजंस थे, ऐसा नहीं था कोई जानबूझ के कर रहा था, कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न था कि कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था, लोग इतना आसान नहीं था कि आज यहाँ से उठे और चले गए लंदन, इतना आसान पहले नहीं था। दूसरा कि इतना वर्क को पब्लिशाइज करना मुश्किल था। दूसरा ही मतलब जो पहला था कि कम्युनिकेशन मुश्किल था और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी बहुत मुश्किल थी। दूसरा था कि उन्होंने जब जीन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो फैक्टर्स दिए थे, ये कि ये फैक्टर्स को बताया मेंडल के वर्ड में। जो मेंडल ने बोला कि जो जीन है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को। ठीक है, और ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते। 2 एलील जो है, 2 फैक्टर्स जो है वो कभी मिक्स होके एक तीसरा रिजल्ट नहीं बनाता है। लोगों ने बोला क्या कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? बोला नहीं, ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट के उसमें मैंने निकला है। लोगों ने बोला प्रूफ बताओ, ये फैक्टर है क्या, बताओ तो ये फैक्टर है। जीन उस समय किसी को नहीं पता था, मेंडल को खुद नहीं पता था, वो तो कुछ बोलते थे कुछ फैक्टर है। तो लोगों ने बोला भैया ये तो नहीं चलेगा। फिर तीसरा पॉइंट आया, मेंडल अप्रोच मैथमेटिकली। फिर बात मैंने बताई थी आपको, कुछ ड्रॉबैक्स थे उसमें। बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उस समय के बायोलॉजिस्ट के लिए मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में काउंट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट।
मेंडल के लिए जो मैथमेटिकली उसने अपने बायोलॉजी में डाल के जो फिनोमेना का पूरा रिजल्ट निकाला था, ये अनएक्सेप्टेबल था उस समय के बायोलॉजिस्ट के लिए, तो लोग मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो मेंडल ने सजेस्ट किया था जो ये फैक्टर्स हैं, जीन है, ये डिस्क्रीट यूनिट है, पर उन्होंने क्या है, कोई फिजिकल प्रूफ इसका सिग्निफिकेंस या फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाते, बस बोला ये होता है। तो 1900 तीन साइंटिस्ट डिवरीज, कॉर्न और वॉन ने इस एक्सपेरिमेंट को इंडिविजुअली मतलब अलग अलगली रीडिस्कवर किया और मेंडल के इनहेरिटेंस रिजल्ट कैरेक्टर मेंडल रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को प्रूव किया। क्यों किया? उस समय क्या हो गया था कि माइक्रोस्कोप में बहुत एडवांसमेंट आ गई थी, हम लोग सेल डिवीज़न को देख सकते थे, और उस समय क्रोमोसोम के बारे में बताया गया कि कुछ वो उसके अंदर जो सेल है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न के साथ वो भी डिवाइड कर रहा है, उसका वर्ड दे दिया उन्होंने क्रोमोसोम, और इसको स्टेन किया गया, तो इसको इसीलिए बोलते हैं कलर्ड बॉडी होती है। ठीक है, तो 1902 में क्रोमोसोम के मूवमेंट के ऊपर सब चीज़ें निकल के आ गई। तो वटलर, सूटन और डोवरी ने क्रोमोसोमल बिहेवियर को जीन के बिहेवियर के बोला कि दोनों का बिहेवियर जो पैरेलल है। ठीक है, और क्रोमोसोमल मूवमेंट पे जो मेंडल का लॉ है वो फिट बैठता है। जैसे कि आपने माइटोसिस पढ़ा है जिसमें इक्वेटोरियल डिवीज़न होता है, मियोसिस पढ़ा है जिसमें रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये जीन ही है, जीन के पेयर में ही होते हैं। ठीक है, आधे आधे जीन जाते हैं, आधे आधे पेयर जाते हैं। 2 एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर जो क्या नाम है, जीन के जो एलील का पेयर है वो होमोलोगस साइट पे, होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट पे रहता है। यही बताया गया यहाँ पे, देखिए डिवीज़न कैसे हो रहा है, G1 में, G2 में, ये सब पूरा यहाँ पे 2 बॉक्सेस में बताया गया है, A और B, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, ये डिफरेंस है, देख लीजिएगा। एनाफेज में, म्यूसिस 1 के एनाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है और मेटाप्लेस पे, और इंडिपेंडेंट प्लेट इंडिपेंडेंटली क्या नाम है, जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाप्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना फेज़ 1 में। ये सब चीज़ें जो हैं वो दे रखी हैं सेल डिवीज़न के अंदर। यहाँ ऐसा और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्या है उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। शूटन डोवरी जो थे, इन्होंने पेयर ऑफ जो इनके बीच में थी कि पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इन्होंने आर्ग्यू किया था, एक दूसरे से बहस की थी कि पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम से अगर पेयरिंग या सेपरेशन कर दें तो पेयर जो ये सेग्रीगेशन होगा पेयर का, उसमें फैक्टर्स, ओके एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये यहाँ जो इन्होंने ये दोनों साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग और सेपरेशन से क्या होगा, क्रोमोसोम के पेयरिंग और सेपरेशन के ऊपर बात की और बोला कि इससे क्या होगा, पेयर का सेग्रीगेशन होगा और इसको फैक्टर्स क्या है कैरी करके ले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को अपने मेंडेलियन के प्रिंसिपल के साथ मिक्सअप किया और एक थ्योरी दे दी, इसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दी थी? इन साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस साइंटिस्ट का नाम है सूटन एंड डोवरीज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसकी वेरिफिकेशन जो किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, वो किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। याद रखिएगा, मॉर्गन ने किया था। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने टाइनी फ्रूट फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर, के ऊपर काम किया था। क्यों किया था, इसी को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये क्या है, सिंपल कल्चर मीडियम में इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो 2 ही वीक की होती है, जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। एक सिंगल मेटिंग में बहुत ज़्यादा प्रोजेनी फ्लाइज का पैदा करते हैं, पैदावार ज़्यादा है इनकी, 2 हफ्ते की इनकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इनके सेक्सेस मेल फीमेल को आराम से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इनके जो इनहेरिटेंट वेरिएशन है उनको हम लोग लो माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, जो वेरिएशन है उनको लो माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। तो उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दे दिया, मॉर्गन ने फिर कॉन्सेप्ट, इसी के बाद कॉन्सेप्ट दिया, इसके ऊपर स्टडी करने के बाद लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया। इन्होंने क्या किया था, जो मॉर्गन ने हाइब्रिडाइजेशन कराया था येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल का,
ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल का। ये क्या बताना चाहते थे, ये जीन की स्टडी करना चाहते थे, सेक्स लिंक, जो सेक्स लिंक हो, मतलब मेल फीमेल के साथ लिंक वाले की जीन की पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई क्या करना चाहते थे, हमें बताना चाहते थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे क्या है ये चीज़ें, कि कुछ जीन जो होंगे कुछ सेक्सेस के साथ भी क्या अटैचमेंट हो सकता है। वो इन्होंने प्रूव किया ये ड्रोसोफिला के ऊपर। ठीक है, ड्रोसोफिला के इन्होंने मेल फीमेल को लिया, मेल को बताया कि येलो बॉडीड और वाइट आई फीमेल लिया इन्होंने, और जो मेल था वो ब्राउन बॉडीड और रेड आई था, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो F2 जो जनरेशन था वो जो रिजल्ट आया वो था 9, जो थोड़ा सा डेविएटेड था, सिमिलर नहीं आया था। ये देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस ही है, देखो येलो बॉडीड वाइट आई, एक ये जीन हो गया, एक ये जीन हो गया, एक, ठीक है, तो ये 2 जीन हो गए, तो मतलब ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इनका जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा अलग आया, 9:3:3:1 से थोड़ा सा अलग आया। तो इन्होंने बताया कि कुछ जीन जो है वो इंडिपेंडेंट है, भाई कुछ तो अलग है। उन्होंने फिर बोला कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ने बोला कि जो जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे ही रहते हैं, जो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे ही जीन जो है वो लोकेटेड है, और 2 जीन इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, और जो 2 जीन होते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो पेरेंटल प्रोजेनी का कॉम्बिनेशन जो है वो हाई सबसे ज़्यादा होगा नॉन पेरेंटल से। पेरेंटल का जो कॉम्बिनेशन होगा, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों माँ बाप के पेरेंट का कॉम्बिनेशन होगा, वो नॉन पेरेंटल से ज़्यादा होगा। तो इसका, इस वर्ड का जो मीनिंग था, उन्होंने बोला कि ऐसा जो पेरेंट का जो मिक्सअप मिल रहा है बच्चे के अंदर, उसको हमने बोलते हैं लिंकेज। और जो डिग्री जो अलग हो रहे हैं, ठीक है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं, बिना माँ बाप के मिक्सअप जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज हो गए जो पेरेंट, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज जो था कि पेरेंट से पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था उसको हम लोग लिंकेज बोल दे रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मॉर्गन और इसके ग्रुप ने जब सेम क्रोमोसोम के ऊपर काम किया तो उन्होंने बताया कि जो टाइटली लिंक होते हैं, जो जीन जो एकदम पास पास होते हैं उसके अंदर लोग रिकॉम्बिनेशन मिलता है, और जो लूजली दूर दूर होते हैं, जो लिंक होते हैं पर दूर दूर होते हैं, उनके अंदर हाई रिकॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो वाइट और येलो कलर का है वो तो टाइट है, मतलब पास पास है, पर वाइट विंग और वाइट एंड मिनिएचर विंग जो है वो दूर दूर है। तो जो पास पास है उसके अंदर 1.3% का रिकॉम्बिनेशन मिला, और जो दूर दूर है उसका 37.2% का रिकॉम्बिनेशन मिला। इसकी बात अभी आगे वाले डायग्राम में मैं आपको सही से बता दूंगा। एल्फर्ड जो थे उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने जीन मैपिंग की। जीन मैपिंग क्या होती है कि उन्होंने सेम मतलब क्रोमोसोम पे जीन की कितनी डिस्टेंस है उन सब की पूरी मैपिंग करके तैयार कर ली। तो यहाँ मैं उसको रीड करूँगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between two pair of gene between two gene pair on a same chromosome as a measure of distance between gene and map their position on the chromosome। उन्होंने क्या की कि वही चीज़ नापा उपा सब चीज़, उसका कितना डिस्टेंस है, क्या चीज़ है, और उसको एक क्या मैप की तरह प्रोजेक्ट कर दिया अपने पेपर्स पे। इसको हम लोग जीन मैप कहते हैं। अभी इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसिंग में। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या था, टाइटली थे, आसपास थे, देखिए भाई। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो कम मिलेगा। यहाँ दूर दूर है तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देखिए जो पास पास थे उसमें पेरेंटल टाइप लिंकेज जो था वो ज़्यादा था 98%, और रिकॉम्बिनेंट कितने थे 1.3%। यहाँ पेरेंटल थे 62 और रिकॉम्बिनेंट 36। यहाँ देखिए पास पास नहीं है, दूर दूर है। पर ये क्या था, वाइट और मिनिएचर विंग के ऊपर था, ये येलो और वाइट आई के ऊपर था। येलो बॉडी और वो वाला जो था ना, येलो बॉडी और वाइट आई का जो पास पास था, और ये वाइट और मिनिएचर वाला दूर दूर था। इनके बीच में क्रॉस कराया तो रिकॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन आगे बढ़ता ही चला गया और लिंकेज कम हुआ। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन स्मॉल वाई कैपिटल वाई इज हाई देन कैपिटल W स्मॉल। इसमें लिंकेज जो है, इसमें लिंकेज ज़्यादा है, देख रहे हैं 98% पेरेंटल टाइप है, लिंकेज ज़्यादा है, और इस वाले में जो है लिंकेज कम है, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। अब आता है
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो ये कहता है कि दो जीन कैपिटल टी, जैसे कि मान लीजिए कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मैं आपकी बात करता हूँ, ह्यूमंस की बात करता हूँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो ह्यूमन में बताता हूँ। ह्यूमन में क्या सिर्फ दो ही हाइट होती है, लंबी या छोटी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लंबी छोटी के अंदर सारी हाइट्स आती हैं। जिसके अंदर कैपिटल मतलब लंबी होने का जीन डोमिनेंट है अच्छी तरीके से, वो तो सबसे कैपिटल होगा। और जिसके अंदर सबसे कम है, रिसेसिव है, उसमें एकदम छोटा होगा। बट बीच के भी उसके अंदर हाइट्स होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, वो है ह्यूमन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। आप जानते हैं कि हमारे अंदर डार्केस्ट कलर भी है ह्यूमंस में और लाइटेस्ट कलर भी है। हम लोग उन दोनों के बीच में आते हैं, हमारा ब्राउन कलर, इंडियंस ब्राउन होते हैं। ठीक है, तो मैं ले लूँ कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तीन ले ली मैंने। तीनों जो है वो ह्यूमन स्किन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीनों ही रहेंगे तो डार्केस्ट स्किन कलर होगा, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रहेंगे तो लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। बट इन दोनों के मिक्सचर के बीच में कुछ कलर्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये हमारा कलर हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, इसी तरह के कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे और डिफरेंट एन नंबर्स ऑफ हमारी जो वो है स्किन कलर है वो डेवलप हो जाएगी। आप जानते ही हैं इंडिया में भी ब्राउन है, कुछ डार्केस्ट ब्राउन है, जैसे कि केरला वेरला के लोग हैं वो डार्क ब्राउन है, साउथ के लोग हैं जैसे वो केरला साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं तो उनके में कम ब्राउन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये समझाने की है। इसके बाद आता है प्लूरोटॉपिक। प्लूरोटॉपिक जीन होते हैं जब जीन जो है थोड़ा सा अलग बिहेवियर करने लगे। ठीक है, जब एक जीन सिंगल फिनोटाइप और ट्रेड को वो करता है तब तक तो ठीक है, पर अगर एक ही जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने लगे तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लियोटिपिक जीन। जब एक जीन एक तरह का फिनोटाइप दे, ट्रेड दे, तब तो वो नॉर्मल जीन है। बट अगर वैसा ही जीन अलग अलग तरह का क्या करने लगे, एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लियोटिपिक जीन। इसका एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो फ्लियोटिपिक जीन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि ये जो जीन है ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेस को क्या नाम है एंजाइम का प्रोडक्शन करती है, बट ये मल्टीपल क्या है एक्सप्रेशन करने लगती है, जिससे उस ह्यूमन के अंदर मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, रिड्यूसेस हेयर, स्किन पिगमेंटेशन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो डायरेक्ट आएगा। जो फ्लूरोटिपिक जीन का एग्जाम्पल क्या है, 4-5 डिजीज दे देगा, उसमें एक टिक लगानी है, उसका आंसर क्या होगा, फिनाइलकीटोनुरिया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिनाइलकीटोनुरिया। ये सिंगल जीन म्यूटेशन भी है, आगे जाके म्यूटेशन वाले पार्ट में पता चलेगा। इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये वर्ड जो है हिंकिंग ने सबसे पहले एक्स बॉडी ढूंढी थी। याद रखिएगा, एक्स बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, हिंकिंग से किया। उन्होंने बोला कि 50% कैरेक्टर मेल से आते हैं, 50% कैरेक्टर फीमेल से आते हैं, इनका मिक्सिंग होता है, प्रोजेनी बनता है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं। उन्होंने इतना बोल दिया। ठीक है, अब ये बात सही थी कि 50% कैरेक्टर्स तो मेल से आते हैं, 50 कैरेक्टर जो है फीमेल से आते हैं, मतलब 50% जो है वो स्पर्म से आते हैं और 50% किससे आते हैं, वो ओवम से आते हैं। मतलब एक स्पर्म में से 50% ही आएगा, जो बचा हुआ 50% वो इस्तेमाल नहीं होता। और इन्होंने बाद में जब वो जाके जब मतलब एक्स बॉडी के ऊपर जब सही से जब चीज़ें देखी गई तो पता चला वो एक्स बॉडी जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक्स बॉडी दिया था, इसी वजह से अब उसका नाम जो हो गया एक्स क्रोमोसोम हो गया, जो आप जानते हैं वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम हमारे में अंदर YX2 होता है। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्स क्रोमोसोम की हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि ऑल एग बियरिंग एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर एग होता है वो एक्स क्रोमोसोम है, और जो बचे हुए क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, एक्सोटाइप मतलब होता है जिसमें ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम
देखिए जो मेल होता है उसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, ऑटोसोम्स हैं। और जो फीमेल है उसके अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोजन है। तो इस टाइप के अगर जिसके अंदर इस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन वाला चीज़ होगा उसको हम बोलते हैं एक्सोटाइप। और एक्स क्रोमोसोम का इम्प्लीमेंट हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स क्रोमोसोम को ही बोल देते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम, और इसके बचे हुए जितने क्रोमोसोम हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ग्रास हॉपर जो होता है उसके अंदर एक्सोटाइप का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही होता है एक्स, ठीक है। और जो फीमेल होता है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल को लिखना होगा तो हम लिखेंगे एक्स ओ, और फीमेल को लिखना होगा तो हम लिखेंगे एक्स एक्स। मतलब एक्स ओ मिलके मिलेगा मेल और एक्स एक्स मिलके मिलेगा फीमेल। ये किस में होता है, ग्रास हॉपर में होता है। इसके बाद हम बात करें कुछ इंसेक्ट्स की, मैमल्स की, हम लोग जो हैं उनके अंदर इंक्लूड है हम लोग के अंदर एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेयर करते हैं। मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है जो बड़ा होता है और छोटा वाई क्रोमोसोम होता है। ग्रास हॉपर में क्या था, मेल के अंदर सिर्फ एक्स था, वाई था ही नहीं। यहाँ पे ह्यूमंस में क्या होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है, वाई थोड़ा छोटा होता है। फीमेल के अंदर पेयर में एक्स प्रेजेंट होता है। फिर से बताऊंगा, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, और ऑटोसोम्स का नंबर इक्वल रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेल के अंदर हो गया एक्स प्लस प्लस ऑटोसोम्स, सॉरी एक्स वाई, मेल में होता है एक्स वाई और ऑटोसोम्स, फीमेल में होता है एक्स एक्स और ऑटोसोम्स। अगर बात करें डोर्सिफिला की, तो डोर्सिफिला के अंदर भी यही चीज़ होती है। जो मेल होता है उसके अंदर एक्स वाई होता है और जो फीमेल होता है उसके अंदर एक्स एक्स होता है। इसके बाद बचे हुए सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो हम डिस्क्राइब करें तो 2 टाइप का भी हमने पढ़ा मैकेनिज्म, सेक्स डिटरमिनेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो एक्सो टाइप का हो सकता है या एक्स एक्स टाइप का हो सकता है, सॉरी एक्सओ टाइप का हो सकता है या एक्स वाई टाइप का हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में मेल में डिफरेंट होंगे गैमेट्स, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हेट्रो होगा, एक्स वाई होगा या तो एक्स जीरो होगा। या तो मेल जो होगा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसके अंदर एक्स हो तो या तो वाई होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं मेल हेट्रोफिली, सॉरी हेट्रोफिली बोल रहा हूँ, मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर होता है मेल हेट्रोगैमेटी, मतलब मेल के अंदर हेट्रोगैमस होते हैं, मतलब एक्स वाई मेल के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं, होमो होते हैं, होमो हेट्रोगैमेटी। पर इसके अंदर ऑटोसोम जो होते हैं वो दोनों के अंदर ही सेम होते हैं, ठीक है। अगर फीमेल के अंदर ऐसा कर दे कि जो गैमेट हो वो अलग अलग हो जाए और मेल के अंदर सेम हो जाए, तो फीमेल के अंदर अगर डिफरेंट क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, याद रखिए अगर सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो इसके एग्जांपल याद रखिएगा कि जो मेल हेट्रोगैमेटी होता है वो तो ह्यूमंस में होता है, पर फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होता है वो बर्ड्स के अंदर होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेल को ज़्यादा मतलब मिक्सिंग हो गया है थोड़ा सा दिमाग में वो हो सकता है, इसीलिए जो फीमेल हेट्रोगैमेटी है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं जेड और डब्लू। तो फीमेल के अंदर होता है जेड डब्लू और मेल के अंदर होता है जेड जेड, और बचा हुआ जो सब होता है वो ऑटोसोम्स होता है। तो मतलब कि जो ह्यूमंस हैं जिनके अंदर एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म पाया जाता है उसके अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल फीमेल में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। बचे हुए एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। स्पर्म में 50% चांसेस हैं कि वो एक्स लेके आएगा, 50% चांसेस हैं कि वो वाई होगा, पर फीमेल में क्या होता है 100% चांसेस है कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है यहाँ फर्टिलाइजेशन की, या तो वो एक्स एक्स फर्टिलाइज हो जाएगा या तो एक्स वाई फर्टिलाइज हो जाएगा, इसका 50% चांसेस है। तो एक पॉइंट हमें पता चल जाता है यहाँ से कि जो सेक्स ह्यूमन बेबी का सेक्स होता है वो मेल पे डिपेंड करता है ना कि फीमेल पे।
मतलब एक बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये उसकी माँ पे डिपेंड नहीं करता, उसके पिता पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे हनी बी में। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बेस होता है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पे। ये इंपॉर्टेंट है, हनी बी का एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर एक्स वाई के वजह से पे डिपेंड करता है कि हम लोग मेल होंगे या फीमेल होंगे, बट ऐसा हनी बी में नहीं होता। हनी बी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है, एग और स्पर्म से उनकी फॉर्म हुआ है, तो वो फीमेल होंगे। मतलब अगर ऑफस्प्रिंग फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है तो वो फीमेल होंगे, क्वीन होंगे या वर्कर होंगे। मतलब क्वीन और वर्कर जो होते हैं वो फीमेल होते हैं और वो फर्टिलाइजेशन से होते हैं, और जो मेल होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग के डेवलपमेंट से होते हैं, जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। और ये जिस प्रोसेस से होते हैं इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो जो फीमेल डेवलप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन, किसमें, मधुमक्खी हनी बी में, वो किस प्रोसेस से होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेल के अंदर जो होते हैं हाफ द क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर से। अगर फीमेल के अंदर हम बोले कि 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम है, तो मेल जो होता है वो हेप्लाइड होता है और उसके अंदर कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे। इसका इसीलिए हम लोग एक्सो एक्स वाई नहीं, इस बार इसको नाम देंगे हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन बन सकता है कि हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, हनी बी। इसको याद रखिएगा। तो 16 अगर क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, मेल होगा। अगर 32 क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी शुरू होती है यहाँ से, विच इज़ म्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। म्यूटेशन क्या होता है कि अगर कुछ ऑल्टरेशन हो जाए जीन के सीक्वेंसिंग में, मतलब डीएनए के सीक्वेंसिंग में कुछ ऑल्टरेशन हो जाए तो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप फिनोटाइप पे कुछ असर पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से, एडिशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन बहुत अलग अलग फिनोमिना है जिसमें डीएनए में कुछ चेंज आने की वजह से म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो डिलीटेशन और गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन डीएनए से और क्रोमोसोम के में अल्टरेशन की वजह से ही क्या है, ये सभी एक तरीका है किसका, म्यूटेशन का। जीन को माना जाता है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। अगर आप क्रोमोसोम में कुछ क्या बोलते हैं अल्टरेशन करेंगे तो भाई क्या एबनॉर्मलिटीज़ तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि जीन इफेक्ट होगा, जीन इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ अलग सा इफेक्ट बॉडी में दिखाई देगा, एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। ठीक है, म्यूटेशन अगर एक सिंगल पेयर ऑफ डीएनए से हो, सिंगल बेस पेयर डीएनए से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक क्लासिक एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। डिलीटेशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें डिलीटेशन हो जाए। यहाँ पे क्या था, चेंज हो गया, एक पेयर ऑफ डीएनए जो है वो चेंज हो गया, जिसका एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया। बट अगर डिलीटेशन या कोई ऐड कर दे डीएनए पेयर को तो हम उसको बोल देते हैं फ्लेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो हमें क्या है, केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स इंड्यूसिंग म्यूटेशन। बहुत अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो हैं वो म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, पर कुछ जैसे कि केमिकल फिजिकल फैक्टर्स भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये जो कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे कि यूवी रेज भी क्या है, म्यूटेशन कॉज करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ऑर्गेनिज्म भी नहीं हो कह सकते, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग लिविंग कुछ भी हो सकता है, जो म्यूटेशन कॉज करे हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसके बाद म्यूटेशन होगा तो कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो होंगे ही। जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तैयार की गई है, पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, फैमिली ट्री बनाई जाती है पूरे जनरेशन की, उसमें उनके डिजीज़ को लिखा जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसको कौन सी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, इसमें कौन सा कैरियर, इसकी फैमिली में कौन कैरियर है, कौन इफेक्ट होगा, ये पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। बॉक्स होता है मेल, सर्कल होता है फीमेल। अगर
बॉक्स को थोड़ा सा इस एंगल में काइट शेप में बनाया है, मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब हमें नहीं पता कौन लड़का है लड़की, हमें नहीं पता। अगर उसको रेड किया हुआ है, फिल किया हुआ है किसी डार्क कलर से, मतलब वो अफेक्टेड है। अगर उसमें लाइन खींची है मेल फीमेल में, मतलब मेटिंग हुई है, मतलब इन दोनों के अंदर सेक्स मतलब इंटरकोर्स हुआ है, तो इनका मेटिंग हुआ है। ठीक है, डबल है मतलब क्या है कि इनके मेटिंग हुआ है और ये रिलेटिव थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में मेटिंग हुआ है और ये इनके प्रोजेनी है, लेफ्ट राइट जो। इसमें इसका इफेक्ट है, मतलब मेल फीमेल में इंटरकोर्स, मतलब वो हुआ है, इंटरकोर्स हुआ है, और जो ऑफस्प्रिंग आया है वो अफेक्टेड है। और अगर ये ऐसे बना हुआ है, मतलब 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मतलब 5 जनरेशन तक कोई भी 5 जनरेशन नहीं कहेंगे, 5 बच्चे थे, पाँचों के पाँचों जो हैं वो अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स थे। पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो पार्ट है इसके लिए आप लोग मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, जिसको पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, इस पर क्वेश्चन आंसर कुछ चांसेस होते हैं क्वेश्चन आ जाए, तो मैं इसके लिए अलग से 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा, जिसमें समझाना सिखाना पड़ेगा कि पेडिग्री एनालिसिस करते कैसे। डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अगर आप अल्टरेशन करते हैं किसी भी तरह का जीन में, तो हम उसको म्यूटेशन कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन। इसके बाद शुरू होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक या तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा या तो क्रोमोसोमिक डिसऑर्डर होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर अधिकतर क्या होता है कि हम लोग किसी तरह का जो है अल्टरेशन कर दें, म्यूटेशन, सिंगल जीन के उसमें कुछ चेंजेस कर दें, उसकी वजह से कोई बीमारी तैयार हो जाए, ये बीमारी तैयार हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन। अल्टरेशन की वजह से होगा या म्यूटेशन की वजह से होगा इन सिंगल जीन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये होता है, ये ऑफस्प्रिंग से उनके फैमिली में इनहेरिट होता है, एक लाइन है, ठीक है, उससे इनहेरिट होता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस बाय पेडिग्री एनालिसिस। और मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं फैमिली के अंदर। कुछ पॉपुलर मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम सही से भी पढ़ेंगे भी आगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर रिसेसिव या डोमिनेंट भी हो सकता है, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल भी हो सकता है। जिसमें से अगर सेक्स लिंक की बात की जाए, सेक्स लिंक सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, वो हीमोफीलिया। मैं इसके बारे में अभी सही से बात करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहले कलर ब्लाइंडनेस का। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 ये दे रखा है, सब चीज़ को सब लोग इसको मिस कर जाएंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड का एग्जाम्पल है क्या है, डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। याद कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल याद करने की चीज़ है, दिमाग में बैठाने की चीज़ है। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और डायरेक्ट आंसर लिखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन कोन्स जो होते हैं हमारे आई के, वो फंक्शन नहीं करने, गलत फंक्शन या उसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से वो फंक्शन बंद कर देते हैं या एबनॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स लिंक पे क्रोमोसोम पे होती है। 8% चांसेस है कि ये मेल में होगी और 0.4% चांसेस है कि ये फीमेल में होगी, मतलब मेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मेल के अंदर तो क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उसी पे हो जाएगा तो वो दिखाना आसान है। फीमेल में 2 एक्स होता है, तो यहाँ पे फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है। अगर यहाँ पे किसी माँ जो वुमेन है उसका बेटा, अगर वुमेन कैरियर है तो उसका बेटा को 50% चांसेस है कि कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर कोई माँ है जो कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके बेटे को कलर ब्लाइंडनेस होने के 50% चांसेस हैं, क्योंकि ये क्या है, उसको खुद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जीन क्या था, रिसेसिव था तो अपने आप में शो नहीं कर सकता। अच्छा, ये लड़की में उसकी बेटी को कब होगा,
जब वो शादी भी करे उसी आदमी से जिसको क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था। मतलब अगर मदर कैरियर है और फीमेल को, अरे अगर मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, तब चांसेस हैं कि बेटी भी कलर ब्लाइंड होगा। हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखिए, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अनइफेक्टेड फीमेल कैरियर जो है अपने मेल प्रोजेनी को ये दे देती है। फीमेल के अंदर ये फीमेल हरदम मैक्सिमम यहाँ पे कैरियर ही होती है, सेक्स लिंक है तो कैरियर ही होगी फीमेल, ठीक है। ये क्या करता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये वो प्रोटीन को ख़राब कर देता है, सिंगल प्रोटीन को उसके काम नहीं करने देता, ब्लड क्लॉटिंग का काम रोक देता है। मतलब अगर कहीं कट लग जाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, क्लॉटिंग होगी ही नहीं, ठीक है। ये हाइड्रोजाइगस फीमेल कैरियर को ये अपने बेटे को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। आप तुमने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा, उसको यही प्रॉब्लम है, उसकी पूरी फैमिली में ये इसकी कैरियर है। किंग विक्टोरिया जो थी वो हीमोफीलिया की कैरियर थी उसकी फैमिली में। सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट है। ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बोथ पेरेंट अगर कैरियर हैं, अगर दोनों ही पेरेंट कैरियर हैं तो ये चांसेस हैं कि होगा, क्योंकि HBA और HBA जो है वो अनएफेक्टेड है, HBS जो है अफेक्टेड है। जब ये दोनों मिलेंगे HBS और HBS, तब ये डिजीज़ जो है वो फिनोटाइप अपने आप को दिखाएगी। HBA और HBS मतलब वो कैरियर है, उसमें दिखाई नहीं देगा पर वो कैरियर है। यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये डिफेक्ट कॉज होता है ग्लूटामिक एसिड को वायलिन से चेंज हो जाए, जो 6th पोजीशन है बीटा चेन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये नॉर्मल RBC है, ये एबनॉर्मल RBC है, हीमोफीलिया इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है, GSG जो है मेन चेन है DNA की और ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है CTC। तो GAG का mRNA कॉपी करता है और ये GLU बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये A और T में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिलीटेशन, यहाँ पे GTC जो है GUG में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ GAG से GAT बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो गया, GTG हो गया और उससे क्या बन गया, GUG बन गया, जो वैलिन का प्रोडक्शन करेगा। ये 6th चेन पे है, देखिए 6th चेन हीमोग्लोबिन के 6th चेन पे है, बीटा चेन, ये बीटा चेन है उसके 6th पोजीशन पे है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। RBC जो ऐसे होती है, नॉर्मल होती है, वो बाइकॉनकेव होती है और सिकल सेल में वो इनलॉन्गेट हो जाती है। इनलॉन्गेट का मतलब उस पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आदमी को मरने के चांसेस हो जाते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइम लैक करने लगती है बॉडी, जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टाइरोसिन में कन्वर्ट करता है। वो का जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी में इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, बॉडी जो है वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, वो आदमी जो होगा मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, उसकी बॉडी जो किडनी होगा वो प्योरली एब्जॉर्प्शन करने लगी, प्योर एब्जॉर्प्शन, मतलब बुरी हालत हो जाएगी। थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है, ये एक ब्लड डिजीज़ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरियर होती है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखती है। इसमें 2 चेन होती है हीमोग्लोबिन की, अल्फ़ा बीटा, या तो यह अल्फ़ा पे काम कर अल्फ़ा पे अगर ये इफेक्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा पे करती है तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है कि वो अल्फ़ा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन कम कर देती है, बीटा वाला जो बीटा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो HB1 और HBA2 को क्रोमोसोम को है 16th प्लेस पे इफेक्ट करती है, म्यूटेशन कर देती है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया जो है HBB सिंगल जीन को करती है 11th पोजीशन क्रोमोसोम को, ठीक है। इसमें और सिकल सेल एनीमिया में, अच्छा सॉरी, बीटा और अल्फ़ा वाले में जो है
नहीं, थैलेसीमिया और जो सिकल सेल में अंतर क्या है, जो थैलेसीमिया है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सिंथेसिस की प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंथेसिस ही गड़बड़ हो रही है, बीटा चेन ही नहीं बन रही है, अल्फा चेन ही नहीं बन रही है, थैलेसीमिया में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्फा थैलेसीमिया का प्रोडक्शन जो अल्फा चेन अल्फा ग्लोबुलिन को है वो इफेक्ट कर देता है, बीटा चेन जो है बीटा को इफेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है। और जो सिकल सेल एनीमिया होती है वहाँ पे क्वालिटेटिव जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वही डिफरेंट हो जाता है, वही गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है एब्सेंस और एक्सेस एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो एब्सेंस या एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा, क्रोमोसोम एक्सेस में आ जाएगा, या उसके अरेंजमेंट में कुछ डिफिकल्टी या कुछ अलग होगा, उसकी वजह से होता है। ठीक है, क्रोमेटिड फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन जब फेल हो जाए, सेग्रीगेशन जब क्रोमेटिड का डेवलपमेंट हो रहा होगा, डिवीजन सेल डिवीजन हो रहा होगा, तब यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा क्रोमोसोम का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या उसमें से क्रोमोसोम निकल जाएगा। ठीक है, कैसे क्या कहें कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम में जो होता है गेन, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है 21 प्लेस पे, तो इसको इसीलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एट 21 प्लेस, क्रोमोसोम 21। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स कम हो जाता है फीमेल में। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अगर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस में टीलोफेज में फेलियर आ जाए तो सेल डिवीजन से क्या है, ज़्यादा क्रोमोसोम बन जाएंगे और उससे डिफिकल्टी आ जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइडी होता है जब एक्स्ट्रा इंक्रीज क्रोमोसोम का नंबर, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो जाए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, मतलब 23 पेयर, जिसमें से 22 जो है ऑटोसोम और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम। अगर इसके अंदर एक कॉपी और एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है गलत। ठीक है, इंडिविजुअल में लैक वन और पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर और लैक कर जाए तो हम उसको बोल देंगे मोनोसोमी, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए उसको बोल देंगे हम लोग ट्राइसोमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो क्रोमोसोमल डिज़ाइन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये कॉमन एग्जांपल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और ये सब किसके हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के थे। और वो सब किसके थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर के थे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ से। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमिया 21। इसका याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम का नाम है ट्राइसोमिया 21। किसने इसको डिस्कवर किया था, इसको किया था लैंगडॉन डाउन ने। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, फेस जो होता है वो छोटा सा गोल सा फेस हो जाएगा। ठीक है, टंग जो है वो बाहर निकली रहेगी, पाम जो है बड़े बड़े पाम होंगे, फिजिकली मेंटली रिटार्डेड होगा, ये सब चीज़ें होती हैं किसमें, डाउन सिंड्रोम में। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, हम कह सकते हैं 47, यहाँ पे जैसे 46 क्रोमोसोम होते थे यहाँ 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे XXY हो जाएगा, मतलब फीमेल का एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, फीमेल एक्स तो फीमेल का कहते हैं ना, फीमेल का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि गायनोसिस्टोमिया मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, इसमें ये अगर इंडिविजुअल है वो स्टेराइल इंडिविजुअल होगा, वो मतलब उसकी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा, इनफर्टाइल जिसको कहते हैं हम लोग। स्टेराइल मतलब होता है बिल्कुल वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता है कि एक एब्सेक्शन हो जाता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, मतलब अब जो है वो फीमेल जो है वो कम फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे 2 XX थे यहाँ पे XO हो जाएगा, यहाँ 45 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल पहली बात तो क्या होगी, स्टेराइल होगी, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो कम होंगे। इसमें रूडिमेट्री ओवरीज हो जाएंगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्यूबिक हेयर्स नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है, जेनेटिक का पहला चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर जो है बहुत कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट बहुत है,
इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो जो इस बार अभी वाली वीडियो थी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। म्यूटेशन वाला पार्ट ध्यान से कर लीजिएगा, ये डिजीज़ वाला पार्ट ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिंकेज से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और फिर किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्टों के नाम देख लीजिएगा, मेंडल के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेपर जो होगा 2021 का बहुत इजी होगा जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, तो आप वही सोच के चलिए कि इजी पेपर होगा। हार्ड क्वेश्चंस मत लगाइए, सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2-3 बार रीड कीजिए। इस वीडियो को आप क्या कीजिए कि आराम से लेटे हुए कान में ईयरफोन्स लगा के सुन लीजिए। पूरा एनसीईआरटी को मैंने बोल के बोल दिया है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको सुनेंगे भी तो आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। बट याद रखिएगा ऐसा नहीं है, आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना भी है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ध्यान से रख लीजिएगा, ये सब डायग्राम्स जो दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तो इन डायग्राम्स को ध्यान से, सारे ही डायग्राम्स को, ये सब डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के देखिए कुछ वही लिखे हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका, और नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर को लेके आऊँगा जो आपको चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।